हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में मूल अधिकार संविधान में लोगों को कितने दिए गए वो पढ़ेंगे। कितने पहले थे और किसको हटा दिया गया और किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले थोड़ी सी ये जानकारी ले ले कि मूल अधिकार की हमें आवश्यकता क्यों है। ठीक है ना, तो आवश्यकता क्यों है, मूल अधिकार का महत्व और उनका अर्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का अर्थ। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूल तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यानी संविधान द्वारा दिए गए हैं और न्यायपालिका उनकी रक्षा करेगी। इसको कहेंगे मूल अधिकार। अब इनकी आवश्यकता क्यों आवश्यकता रही? यदि व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि राज्य की शक्ति पर ऐसे नियंत्रण स्थापित किए जाने चाहिए जिससे राज्य नागरिकों व शक्ति का प्रयोग न कर सके, यानी लोगों को ऐसे अधिकार देने चाहिए जो राज्य उनके ऊपर नियंत्रण न रख सके। इसलिए उनको आवश्यकता हो गई। राज्य की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध मूल अधिकारों के माध्यम से ही लगाए जा सकते हैं। इसी बात को दृष्टि में रखकर फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप में देखे थे और बहुतों के द्वारा इन अत्याचारों की भयानकता स्वयं अनुभव की थी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा यह सोचा गया, किसके संविधान सभा द्वारा सोचा गया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिससे अब शासन जनता पर इस प्रकार के अत्याचार न कर सके। भारत में प्रजातंत्र या लोकतंत्र नया ही स्थापित किया गया था। इस कारण भी नागरिकों के मौलिक अधिकार को विधान मंडल की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं समझा। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत में इन अधिकारों को विधान मंडलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया। इस प्रकार मूल अधिकार नागरिकों को कल्याण, न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। कहने का मतलब इसलिए हमें मौलिक अधिकार की आवश्यकता रही कि भारतीय लोगों ने देख लिया था कि उस समय ब्रिटिश का शासन था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो वो शोषण कर रहे थे, लोगों के अधिकार नहीं थे, तो मन चाहे उनके ऊपर कानून थोपते थे, मन चाहे उनके ऊपर कोई भी दबाव डालते थे। लेकिन जैसे ही हमारे आजाद हुए तो संविधान सभा ने सोचा कि शासक कोई भी लोकतंत्र में अगर वो भी ऐसा कर सकता था, निरंकुश बन के लोगों के अधिकार को छीन लिया जा सकता है। इसलिए ऐसा रखा कि उनको लोगों को मूल अधिकार की बहुत ही आवश्यकता है और मूल अधिकार देने के बाद शासक भी उस मूल अधिकार को छीनने की कोशिश न करे या फिर उनके अहित के कार्य न करे। इसलिए लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें शासक भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मौलिक अधिकार दिए गए। और इसमें फ्रांस और अमेरिका के संविधान को देखकर हमने भी सोचा कि शोषण बहुत हो चुका है ब्रिटिश के समय, अब हमारा संविधान में मौलिक अधिकार लोगों को नहीं मिला तो फिर बाद में लोगों का वैसे ही शोषण होता रहेगा। इसलिए हमने मौलिक अधिकार संविधान में लोगों को प्रदान किया गया। अब थोड़ा सा महत्व भी होगा
क्या महत्व होगा मौलिक अधिकार का? महत्व अर्थ पढ़ लिया हमने, मौलिक अधिकार का महत्व। व्यक्ति के इन अधिकारों को कई कारणों से मूल अधिकार कहा जा सकता है। पहला है, व्यक्ति के भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए वे ये अधिकार नितांत आवश्यक है। आवश्यकता है तो महत्व भी वही होगा, यानी लोगों के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत ही महत्व रखते हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता होती है। दूसरा है, इसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, इसलिए लोकतांत्रिक राज्य के प्रत्येक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जा सकता है। यानी कि लोकतंत्र में क्या है? जनता का शासन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शासक को चुना जाता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए लोगों को मौलिक अधिकार देना आवश्यक माना गया। तो ये महत्व रहा उनका कि मौलिक अधिकार देना आवश्यक रहा। क्यों रहा? क्योंकि इससे लोगों में भेदभाव न उत्पन्न हो सके। गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष सबको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तीसरा कारण है, इन्हें देश की मूल विधि यानी कानून अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी परिवर्तन, संविधान में संशोधन, कल पढ़ा हमने कठोर और लचीला। कठोर में लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत द्वारा दोनों में अलग अलग पारित करती है, और सामान्य कानून में या लचीला कानून में कोई बहुमत 2/3 नहीं होता, कोई भी क्या कहते हैं सदन पारित कर सकता है। इस प्रकार से इस प्रकार से मूल अधिकार को बदला नहीं जा सकता है। गोपालन बना मद्रास, गोपालन बना मद्रास, इसमें गोपालन बना मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश श्री पतंजलि शास्त्री ने कहा कि मूल अधिकारों की ये मुख्य विशेषता है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। यानी राज्य जो कानून बनाते उनके ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार पहले संविधान में हो चुका है। अब कोई भी संशोधन या मौलिक अधिकार में केंद्र सरकार द्वारा ही 2/3 बहुमत ऐसे हटा सकता है, नहीं तो नहीं हटा सकता है। इसलिए मूल अधिकार ये कानूनी राज्य के विशेषता है कि राज्य में पारित विधियों में अंतर है, क्योंकि राज्य इसमें पारित या उसको हटा या नहीं सकता, सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। तीसरा है, मूल अधिकार को वैधानिक शक्ति प्राप्त है। वैधानिक यानी कानूनी शक्ति प्राप्त है, अर्थात व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि सरकार के इन अंगों द्वारा मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाए तो न्यायपालिका द्वारा उसे अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यानी व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकेगी, उसको कहते हैं न्याय पुनरावलोकन। तो इस तरीके से ये बात आई है कि मूल अधिकार की आवश्यकता इसलिए होती है हमें क्योंकि उसमें न्यायालय में जा सकते हैं और लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, और इसमें लोगों के हित के कार्य होंगे, और कोई भी अधिकारों को न तो सरकार हनन कर सकता है, न ही कोई व्यक्ति हड़प सकता है। इसलिए हमें मूल अधिकार की आवश्यकता हुई। क्यों हुई? कि लोगों के नैतिक, भौतिक और उनके प्रजातंत्र में किस किस बात के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए उनको मौलिक अधिकार दिए गए, इसलिए आवश्यकता रही है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता। यह अधिकार पत्र क्या है? मौलिक अधिकार का अधिकार पत्र जो उसमें लिखित समाहित है उसको कहेंगे अधिकार पत्र। यद्यपि मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान का
भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली है। यानी मौलिक अधिकार हमने किससे लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। तभी तो भारत के संविधान को उधार का टेला भी कहते हैं, क्योंकि जैसे किसी दूसरे देशों से हमने लिया है, जैसे नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया, संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटिश से ली, ऐसे ऐसे अलग अलग हमने लिए। इसलिए मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, आधुनिक संविधानों की प्रेरणा से लिए, क्योंकि आगे वो यूज कर चुके कि मौलिक अधिकार से कितने अधिकार लोगों को मिलेंगे। लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार पत्रों अधिकारों और उससे संबंध व्यवस्था के संबंध में वैसा ही नहीं है कि अन्य संविधानों के अधिकार पत्र है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्रों की निम्न विशेषता है, यानी जैसा दूसरों के अधिकार पत्र है या मौलिक अधिकार दिए गए अधिकार पत्रों में सेम टू सेम वैसा नहीं है। हमारी विशेषता कुछ अलग ही है। जैसे अमेरिका का विश्व का सबसे छोटा संविधान और भारत का कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और अलिखित संविधान ब्रिटिश का, लिखित और निर्मित भारत और इन दोनों का है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा है और अमेरिका का छोटा है। तो अब हम भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता है। हमने अधिकार मौलिक अधिकार तो ले लिए, लेकिन अधिकार पत्र में क्या क्या बातें सामने आई है। तो पहली है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। पॉइंट से, हेडिंग से पता चल जाता है पॉइंट से कि सर्वाधिक विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र में अधिकार पत्र। भारतीय संविधान का तीसरे भाग में हमने मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जिसमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है। विश्व में या विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत यानी पूरी एक डिटेल लिखी हुई है उसमें। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के संबंध में 22 अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35, और इसमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से लंबे हैं। मूल अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था करने के प्रयास में ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो सका। यानी उनकी विशेषता यह है कि इतना ये विस्तृत क्यों हुआ, इतना बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि जितने हमें मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में एक हटा के संपत्ति के अधिकार को हटा के 6 अधिकार किए, लेकिन हर अधिकारों की अनुच्छेद भाग सब अलग अलग लिखने के कारण ये इतना विस्तृत या इतना बड़ा हो सका। ये उनकी विशेषता। दूसरी विशेषता बताइए, मूल अधिकार व्यवहारिक पर आधारित। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए हैं और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था दी गई है। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित मिले। यानी सबका व्यवहारिकता मूल अधिकारों में व्यवहारिकता पर आधारित है। व्यवहारिक में सबका ध्यान रखा गया। एक जगह तो हमने कहा कि समानता का अधिकार दिया गया है और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग को आरक्षण देकर वो समानता को अलग किया। लेकिन आरक्षण इसलिए किया कि उस समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, तो उनको ऊपर उठाने के लिए समानता का अधिकार तो दिया ही, इसके साथ ही ये भी दिया गया कि उनको उनकी जब भी स्थिति सही होगी तो फिर बाद में ये अधिकार या आरक्षण हटा दिया जाएगा। हर 10 साल के बाद आरक्षण हटाने या जोड़ने का होता है, संसद में ये कानून बनता है, लेकिन हर साल वापस जोड़ना पड़ता है कि अभी स्थिति
सही नहीं हुई पिछड़े वर्गों की, यहाँ अनुसूचित जाति या जनजातियों की, इसलिए बार बार उनको संशोधित किया जाता है। इसके अलावा हमने भारतीय संविधान में शिक्षा और संस्कृति का भी अधिकार लिया, क्योंकि भारत विविधता में एकता का है। हमारे यहाँ हिंदी भाषा और इंग्लिश को दिया गया। 10 साल के बाद कहा था कि इंग्लिश को हटा देंगे, लेकिन दूसरे देशों की और देश के विकास के लिए कंप्यूटर भाषा को देखते हुए इंग्लिश हर जगह विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हुए हम इंग्लिश को नहीं हटा सके। इसलिए हमारे जो भी संसद में कार्य होते हैं उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए हमने शिक्षा का संस्कृति का अधिकार लिया। शिक्षा और संस्कृति का इसलिए लिया है, क्यों? क्योंकि देखो भाषा भी आ गई इसमें। शिक्षा और संस्कृति का इसलिए लिया कि बहुत ही हमारा गरीब देश है और छोटे बच्चे स्कूल, जो पहले थे खेती, हमारे यहाँ खेती प्रधान या कृषि प्रधान देश था, तो वहां पे लोग पढ़ाई नहीं करते थे भारत में, तो हमने शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया। शिक्षा का इसलिए कि हर कोई पढ़ के आगे बड़ा आदमी बने, और संस्कृति का इसलिए क्योंकि हमारे देश में इतने राज्य है, उसमें संस्कृति सब में अलग अलग है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत में सब में अलग अलग है। कहीं ज्यादा बारिश तो कम बारिश, कहीं पे बिल्कुल ठंडा एरिया, कभी गर्म। तो ऐसा अलग अलग परिस्थिति और संस्कृति के कारण उनके खान पान रहन सहन अलग अलग रहा। इसलिए हमने भारतीय संस्कृति को भारतीय संविधान में रखा। इसके अलावा भाषा को भी महत्व दिया। वर्तमान में 22 भाषा को महत्व दिया गया है। तो भाषा को इसलिए महत्व दिया गया कि अपने राज्य में वो अपनी भाषा को यूज कर सकते हैं। जब ऑफिस कार्य या कोई जो स्कूलों, जो बड़े बड़े ऑफिस हो, जो भी कोई भी सरकारी ऑफिसों में कार्य हो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग होगा। फॉर्म भरे, कोई भी भर्ती खुले, वो उसमें 2 भाषा आएगी, लेकिन बाकी आप लैंग्वेज में अपनी खुद की राज्य की भाषा बोल सकते हो। इस तरीके से और धार्मिक अधिकार भी दिया है, धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अब धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैल जाएगी, सब अपने अपने धर्म ऊपर और नीचे दिखाएंगे। हिंदू बहुसंख्यक है, बाकी अल्पसंख्यक है, तो आपस में हमेशा धर्म के नाम पे झगड़े होंगे। इसलिए हमने धर्म निरपेक्ष रखा, यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ अपना कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है और उनको त्याग कर सकता है, दूसरा धर्म अपना सकता है। इसलिए हमने धर्म निरपेक्ष अपनाया। यह है भारतीय अधिकार पत्र में छोटी छोटी बातों को लिखा, इसलिए विस्तृत रहा। तीसरा है मूल अधिकार सीमित है, अमर्यादित नहीं। यानी हमारे संविधान में असीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आदर्श को नहीं अपनाया गया, वरन सामाजिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना स्वीकार कर लिया गया। संविधान में ही नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ प्रतिबंधों की व्यवस्था भी कर दी गई, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक कल्याण और राज्य की सुरक्षा के आदर्शों में संतुलन बनाए रखा। यानी मौलिक अधिकार को सीमित तो हैं, लेकिन अमर्यादित नहीं। उनके सारे अधिकारों को, नागरिकों के प्रतिबंध की व्यवस्था भी कर दी गई, लेकिन कुछ संकट काल में यह प्रतिबंध सीमित, उनके अधिकार को सीमित भी रखा गया। जब देश में संकट आता है तो अधिकार को सीमित रखा गया। तो मूल अधिकार सीमित तो है, लेकिन अमर्यादित नहीं, यानी लोगों के साथ भेदभाव बिल्कुल ही नहीं है, मर्यादित है, मन चाहे शोषण नहीं हो सकता। इस प्रकार से बच्चों मौलिक अधिकार सिर्फ सीमित है, यानी संकट काल, देशद्रोह के समय या देश के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, उस समय ये अधिकार सीमित हो सकते हैं, लेकिन अमर्यादित नहीं, किसी का शोषण नहीं हो सकता। तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक कल्याण और राज्य की सुरक्षा के आदर्शों को संतुलित बनाना है। यानी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो कहीं भी अपने विकास के लिए कहीं व्यापार कर सकता है, पढ़ने जा सकता है, वो कहीं भी बच सकता है। तो ये सारे मौलिक अधिकार उनको सीमित नहीं करते, उनको स्वतंत्रता के अधिकार में सब फ्री हो जाता है, वो कहीं भी विकास अपना कर सकता है। लास्ट संविधान, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषता मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था, यानी मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की गई। क्योंकि न्यायपालिका, अब मूल अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन रक्षा नहीं की तो वो मूल अधिकार काम के नहीं है। इसलिए
सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भी मूल अधिकार का आनंद नहीं कर सके, इसलिए न्यायपालिका को उनकी रक्षा के लिए लोगों के मौलिक अधिकार और उनसे रक्षा के लिए न्यायपालिका को यह व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाओं या प्रतिज्ञान मात्र नहीं है, वे पूर्ण वैधानिक अधिकार, वैधानिक यानी कानूनी अधिकार है। और संविधान के न्यायालय को आज्ञा दी गई है कि वे देखें कि नागरिकों के मूल अधिकारों का आनंद न होने पाए। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकार को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं। तो कहने के मतलब मूल अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका को रखा गया है और न्यायपालिका सभी लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है। यहाँ तक कि व्यवस्थापिका भी संविधान के विरुद्ध, मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर देगी, उसको कहेंगे न्याय पुनरावलोकन। इसके अलावा कार्यपालिका भी मूल अधिकारों का आनंद करने लगे तो न्यायपालिका उनको सजा देगी। इस प्रकार से मौलिक अधिकार, हमारे न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तभी लोग एकदम संतुष्ट है कि भारतीय संविधान के अधिकार पत्र में ये सारी बातें लिखी गई कि अधिकार विस्तृत बड़ा है। संविधान इसलिए बड़ा है कि संविधान की अवहेलना करे तो कम से कम देख सके कि उनकी अवहेलना की है। अगर शॉर्टकट में लिखा गया संविधान तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कौन से अधिकार है कौन से नहीं। इसलिए हमारा संविधान ये विस्तृत यानी व्यापक बन गया। इस तरीके से मौलिक अधिकार सीमित रखा, अमर्याद भी नहीं, व्यवहारिक रखा, लेकिन उनका आनंद नहीं कर सकते। विस्तृत बड़ा है लेकिन हर बातों को रखा गया है और उनकी रक्षा के लिए प्रमुख रूप से न्यायपालिका को रखा गया और न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई। सर्वोच्च न्यायपालिका सबको स्वतंत्रता दी गई, वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंडर में कार्य नहीं करेगी, वो अपने फैसलों को स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। इस प्रकार से बच्चों आज हमने पढ़ा संविधान के अधिकार पत्र। कल हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं,